दोस्तों, ऐसी कोई शादी नहीं कि शादी हुई हो और पति पत्नी खुशी खुशी रह रहे हो। हर शादीशुदा कपल्स की जिंदगी में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब क्या कि आप किसी का खून कर दो? नहीं। लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसने एक पूरे गांव को डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को जलाया। जलने के चलते वो जो मांस होता है, वो मांस जब जलता है तो एक बदबू निकलता है। वो बदबू पूरे इलाके में फैलती जा रही थी, जिसके चलते वो पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि ये बस जल्दी से जल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊं, कहीं कोई मुझे देख ना ले। दोस्तों, जब वो उसे जला रहा होता है तो उसका जो दिल होता है वो बहुत तेजी तेजी से धड़कने लगता है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। इतनी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि उसके दिल की धड़कन और उसकी सांसें उसे सुनाई दे रही थी। वो इन दोनों चीज को काबू करने के लिए सोचता है कि मैं सिगरेट पी लेता हूँ और ये दोनों चीज काबू हो जाएंगे। लेकिन जब वो सिगरेट निकालता है पीने के लिए और उसे जलाने की कोशिश करता है तो वो सिगरेट नहीं जला पाता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और इधर उधर देखता है कहीं कोई है तो नहीं। उसे लग रहा था कि अब तो सब कुछ जल चुका है और अब तो मुझे पकड़ नहीं सकता है। लेकिन उसी पल उसकी नजर जो है अचानक चांदी के चैन और आधे जले कपड़े पर जाती है। वो उसे भी वहां से हटा देता। लेकिन सुबह होने वाली थी, इसलिए वो वहां से भाग जाता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। जब सुबह होती है और गांव के लोग उस जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे राख का ढेर पड़ा हुआ है। लोग वहां पर जाने के बाद ये तय नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो राख पड़ा हुआ है ये किसी इंसान का है। लेकिन जब उनकी नज़र आधे जले कपड़े और सिल्वर चैन पे पड़ती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये किस औरत की लाश है। जब ये खबर एक आग की तरह पूरे गांव में फैलती है तो जो मरने वाली औरत होती है उसके फादर और उसका भाई मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां राख का ढेर पड़ा हुआ है। लोगों का कहना था कि यहाँ पर सिल्वर चैन और आधे जले कपड़े हैं। तो जैसे छोटे बच्चे बालू के ढेर में खोजते हैं अपने खिलौने को, जस्ट उसी तरह उसका जो बाप होता है वो राख के ढेर में खोजने लगता है कि यहाँ कुछ तो मिल जाए जिससे मुझे ये पता चले कि ये मेरी बेटी है। उसी राख के ढेर को खोजने में वो हाथ डालते हैं, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था और कांपते हुए हाथ के साथ वो उस राख में ऐसे खोजते हैं जैसे मान के चलो कि कोई उनका अपना कुछ चीज वहां पर हो। उसी बीच उनकी नजर जो है अचानक पड़ती है एक सिल्वर चैन पे और आधे जले कपड़े पे। जब वो उस चैन को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये मेरी बेटी की ही राख है और वो मानो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि आखिर मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि इसे इस बेरहमी के साथ किसने मारा। लेकिन अभी भी एक सवाल था जो सबके मन में था कि आखिर इस लड़की को किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा। क्या वो कातिल पुलिस की नजरों से बच सका या फिर पुलिस ने उसे फांसी के फंदों तक पहुंचाया? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। मजा नहीं आया तो पूरा पैसा वसूल कहानी है ये। लेकिन कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले अपने इस छोटे भाई का एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट करे कि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के फल्टा के बूढ़े गांव में एक औरत होती है जिसका नाम रवीना होता है। उसकी शादी वहीं के रहने वाले गुलाम अली शेख से होती है। कहने को तो गुलाम अली शेख एक दर्जी था। लोगों का कहना था कि ये दर्जी का काम करता था, लेकिन उनकी जो शादी थी वो समाज के दबाव में तो गुलाम अली शेख ने कर ली थी, लेकिन उनके बीच में बहुत दिन से कुछ सही नहीं चल रहा था। कहने को तो गुलाम अली शेख जो था वो वैसे तो शांत था और सीधा साधा आदमी था, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक गुस्सेल और जलन से भरा हुआ व्यक्ति था।
पिछले 1.5 साल से उसकी पत्नी अपने मैके में रह रही थी उसे छोड़कर। उसकी शादीशुदा जिंदगी एकदम नर्क बन गई थी और हर दिन लोग अपमान करते और ताना मारते कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारी बीवी छोड़कर भाग गई है या यूं कहें छोड़कर चली गई थी। ये सारी चीजें उसे अंदर से निचोड़ कर रख दी थी। उसके अंदर एक नफरत भरती जा रही थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि लोग मेरे बारे में ये इतना बुरा भला मेरे को बोलते थे। उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर आता है ईद का त्यौहार। जब ईद का त्यौहार आता है तो उसे एक बहाना मिल जाता है अपनी पत्नी को बुलाने का। वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है और फोन उठाती है उसकी पत्नी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकती हो। यहाँ पर रुबीना उससे मिलने के लिए हामी तो भर देती है, लेकिन रवीना को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि अब जो उसके साथ होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह उसकी जान जा सकती है। दोस्तों, मंगलवार की रात होगी, करीबन 11 बज रहे होंगे, जब गुलाम ने रवीना को एक सुनसान जगह पे गांव से बाहर बुलाया। वो वहां चली गई। वो क्या देखती है कि गुलाम जो है वो वहां पर खड़ा है, उसके हाथों में कुछ था। वो वहां पहुंचती है तो गुलाम उसे वो एक लाल डब्बा उसे पकड़ा देता है। जब वो लाल डब्बा खोलती है तो वो क्या देखती है कि इसके अंदर सोने की बालियां हैं। वो खुश होकर गुलाम को कहती है कि तुम अब बदल गए हो, और गुलाम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपने सिर को झुका लेता है। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो रवीना को ये पता नहीं चलने देता है कि उसके मन में क्या चल रहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा जैसे तुम चाहोगी। दोस्तों, इसके बाद जो रवीना के साथ हुआ वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि गुलाम ने उसे धक्का दिया जिसके चलते वो गिर पड़ी, और गिरने के चलते उसका सिर जाके एक पत्थर से टकरा गया। वो दर्द से कराह उठी और वो उठने की जैसे ही कोशिश करती है, गुलाम अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है। वो उसके गले को तब तक दबाए रखता है जब तक वो मरती नहीं। वो बेचारी छटपटाती रहती है, लेकिन गुलाम को जरा सा भी दया नहीं आता है। वो उसे दबा के रखता है और फिर वही हुआ जो होना था। रवीना ने गुलाम के हाथों में अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इससे भी उसे शांति नहीं मिलती है। तब वो अपने पैकेट से पेट्रोल का बोतल निकालता है। पेट्रोल का बोतल निकालने से पहले वो इधर उधर देख लेता है कि कहीं कोई गवाह तो नहीं है जो मुझे देख रहा हो। उसके बाद वो पेट्रोल रवीना की लाश पर डाल देता है। उसके बाद वो माचिस निकालता है, माचिस को जलाता है और रवीना की लाश पर वो फेंक देता है, जिसके चलते रवीना की लाश आग की लपटों में जलने लगती है। और जलने के बाद इसी बीच उसकी नजर जो है अपनी पत्नी की चांदी की चैन और आधे जले हुए कपड़े पे पड़ती है। जब उसकी नजर इस पे पड़ती है तो वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जो गांव का एक व्यक्ति होता है उसकी नजर गुलाम पे पड़ जाती है। वो कहता है कि इतनी रात को कोई आग क्यों जलाएगा। उसे लगा कि कोई चोर होगा जो आग जला के गांव में आग लगाने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच वो गांव वाले को सबको इकट्ठा करके वो वहां पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां तो गुलाम जो था वो पहले से ही आग जला के रखा हुआ था। और जब ये आग लगती है तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। तो इसी बीच उसके फादर भी आ जाते हैं, रवीना के जो फादर होते हैं, और उसका भाई भी आ जाता है। रवीना के फादर आके गुलाम से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो उन्हें घूरने लगता है, बस घूर रहा था। उसके बाद वो उन्हें बहुत सारा गाली उली देने लगता है, जिसके चलते गांव में जितने भी लोग थे उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुलाम को वहीं पर रगड़ के धो देते हैं। धोने के बाद वो तुरंत 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि गुलाम का शर्ट फटा हुआ है, उसके ओठ से खून आ रहा है। और ये जो माजरा होता है, वहाँ जो लोग होते हैं वो पुलिस को बताते हैं पूरी कहानी। तो जो वहाँ के एसआई होते हैं मिथुन कुमार डी, हाईवर थाना के, वो उसे सख्त लहजे में कहते हैं कि लोगों को जलाकर मारने में बहुत मजा आता है ना, मैं यही मजा तुम्हें फांसी पर लटका के देना चाहता हूँ। ये जो सबूत मिले हैं तुम्हारे खिलाफ, ये काफी है तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। गुलाम चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सारे सबूत जो थे वो सामने पड़े हुए थे।
राख के रूप में। जब गुलाम को जेल लेके गया और जेल में डाला गया, उसके कुछ दिन बाद उसे जज के सामने पेश करना था और जज के सामने जब पेश किया गया तो जज ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती की है? तो गुलाम का साफ कहना था कि मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसा कहने के बाद जब जज ये सुनते हैं तो जज को लगता है कि मुजरिम जो है अपने आप को निर्दोषित घोषित कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं ये सारे सबूत काफ़ी है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। तो जज का जो आखिरी प्रिडिक्ट बोलते हैं वो था कि इसे फांसी के फंदे में लटकाया जाए। तो ठीक 1 महीने बाद उसके फांसी की फंदे की व्यवस्था की गई और उसे फांसी में लटकाया गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने गांव और गांव की औरतों के अंदर एक डर भर दिया था। उनका कहना था कि जो इंसान इतनी प्लानिंग कर कर अपनी बीवी को मार सकता है तो फिर हम कैसे सुरक्षित इस गांव में रहें। अच्छा, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी बल्कि एक औरत की चीख थी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। आज भी हमारे समाज में ऐसी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। इसीलिए कभी भी आप अपनी बहू बेटियों की शादी करें तो ये देख लें कि उसकी मानसिकता अच्छी है या नहीं है, अच्छे से परख ले, जांच ले, तब जाके उनकी शादी करें। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीज को अच्छे से ध्यान दें, तभी जाके हमारी बहू बेटियां अच्छे से अपने जीवन को जी सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। सो तब तक के लिए आप जहां रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।